और आइए अब आपको पहाड़ की खबरें दिखाते हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं एक बार फिर से कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरे देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड में पहले ही चरण की वोटिंग में 5 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और देश भर में कुल 105 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटें शामिल हैं। 4 जून को एक साथ पूरे देश के नतीजे आएंगे। होगी, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद आपको बताएं 30 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 19 अप्रैल को उसके बाद वोटिंग होगी। 4 जून का इंतजार रहेगा उत्तराखंड वासियों के साथ साथ पूरे देश को, जब नतीजे घोषित होंगे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं आपको बताएं, सुरक्षा के लिए 20 कंपनी पैरामिलिट्री और 5 पीएसी की कंपनी तैनात की जाएगी। बॉर्डर पर चेकिंग सघन की जाएगी। बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी आपको दें, कैंडिडेट चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। 85 साल के ऊपर के वोटर्स के लिए पोलिंग पार्टी घर तक पहुंचेगी और मतदान कराएगी। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जो कि चुनाव के दौरान पूरी की जानी है। सब विदित है कि उत्तराखंड में काफी परसेंट मेरा 20 साल की सर्विस हो गया, हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे लिए चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजन मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है। इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन में उसको यहाँ पर लागू किए गए हैं। इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहां पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड तैयार है और उत्तराखंड की सारी सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीतने जा रही है। हमारे साथ में सर, तारीख का ऐलान हो चुका है, बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया से? चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग भारत की सरकार को चुनने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनने के लिए बेसब्री से 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उत्तराखंड में सारी तैयारियां हो गई हैं। बड़ा उत्साह लोगों में है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में उन्होंने उत्तराखंड के साथ हमेशा एक पारिवारिक रिश्ता रखा है, एक भावनात्मक रिश्ता रखा है, कर्म वर्म का रिश्ता है, उन्होंने अनेकों बार कहा है। उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोग भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और हर चुनाव में मोदी जी को उन्होंने समर्थन दिया है, अपना साथ दिया है, बहुमत दिया है। तो इस बार भी हमारे यहाँ से 5 सीटें बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने हमारे प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में बहुत सारे निर्णय लिए। उत्तराखंड के नौजवान युवाओं के लिए पारदर्शिता भर्तियों में लाने के लिए हम पहली बार एक सख्त नकल का कानून लेकर आए और भर्ती की हमने प्रक्रिया चलाई और इसमें हमने कठोर कार्रवाई भी करी। 100 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड के नौजवान युवाओं में एक सकारात्मक माहौल है, उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर ऊर्जा है, उनका आत्मबल बढ़ा है कि अब वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता जिसके अंदर भी हो उसको चयन का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए
धर्मांतरण चूंकि एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था, उसको भी हमने एक कठोर कानून, कड़ी कार्रवाई के तहत वह भी लाए हैं। इसी प्रकार से यूसीसी तो पूरे, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने हमको चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में समर्थन दिया था, हमने यूसीसी को भी हम लेकर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो देहरादून में कल बीजेपी ने बड़ा ज्वाइनिंग कार्यक्रम कराया, जिसमें कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आप कार्यक्रम के दौरान की देख रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि डोईवाला और ऋषिकेश के भी कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। नेताओं ने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल उनके साथ मौजूद रहे। हरिद्वार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मालचंद ने कांग्रेस में जाने को लेकर अपनी सबसे बड़ी गलती माना है। वहीं आपको ये भी बताएं कि विजयपाल सजवाण ने भी कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। मैं तब नहीं गया जब 2017 में कांग्रेस का विभाजन हो रहा था बड़ी संख्या में, मैं तब नहीं गया। मुझे पदों का भी ऑफर था और सब था, लेकिन अब समय आ गया। चूंकि कांग्रेस जिस ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिस ढंग से कांग्रेस का संगठन एक फाइटर के रूप में होना चाहिए था, कार्य नहीं कर रहा था, और उससे आज सारे लोग आज कांग्रेस परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे। मैं गलती से मैंने कहा बड़ा परिवार है, नाराजियां होती है। 2022 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, वो मैंने गलती महसूस की है, क्षमा मांग ली है, लेकिन इस प्रकार की कोई आगे पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं घर आ गया। जो मेरी आज जान है, पहचान है, इज्जत है, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा है। कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। जी हां, अनुकृति ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अनुकृति ने कांग्रेस के टिकट पर 2022 में लैंसडाउन से चुनाव लड़ा था। अनुकृति का नाम पाखरो टाइगर सफारी के मामले में आया था। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी अनुकृति से पूछताछ भी कर चुकी है। अब अनुकृति ने कांग्रेस छोड़ दी है। इससे पहले हरक सिंह की करीबी नेता रही रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। लक्ष्मी राणा ने ईडी से जो पूछताछ हुई थी उनके सवालों के जवाब दिए थे और पूछताछ के बाद ही कांग्रेस का दामन छोड़ा था। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ लिंगचोली से केदारनाथ धाम के बीच रास्ते पर है। यहाँ 4 से 5 फीट तक बर्फ जमा हुई है, लिहाजा बर्फ हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लिंगचोली से केदारनाथ धाम तक की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए कि बर्फ किस तरह से जमा हो रखी है और यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं बर्फ को हटाने के लिए। संदीप हमारे सहयोगी लाइव इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे संदीप की तरफ। संदीप, तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें ये बयां करती हैं कि कितनी भारी बर्फबारी हो रखी है और रास्ते को साफ करने का काम भी पुरजोर चल रहा है। इस समय की क्या अपडेट्स हैं? क्या रास्ता साफ हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो 10 मई से शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इस बार लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो कहीं ना कहीं डबल प्रेशर जो प्रशासन पे है, तो इसी को देखते हुए जो केदारनाथ की यात्रा है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। और पिछले लगभग 2 से 3 बैठकें यहाँ पे जो डीएम है रुद्रप्रयाग सौरभ गहरवार वो ले चुके हैं यात्रा को लेकर। और अभी जो कार्य चल रहा है वो केदारनाथ पैदल ट्रैक को जो बर्फ है उस पर गिरी उसको साफ करने का कार्य चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो केदारनाथ यात्रा की होती है वो बर्फबारी होती है और पैदल मार्ग पे बर्फ हटाना सबसे बड़ा कार्य होता है, सबसे पहला कार्य वही है। तो अभी जो लिंचौली है, बड़ी लिंचौली से और केदारनाथ धाम तक, वहां से और केदारनाथ धाम तक बर्फ हटाने का कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार यहाँ बर्फ फरवरी और मार्च के माह में पड़ी है, तो काफी दिक्कतें वहां पे हो रही है। लगभग 6 से 7 फीट, कई जगहों पे 4 से 5 फीट बर्फ गिरी है।
तो वहाँ पे लगातार DDMA और PWD तमाम एजेंसियां वहाँ पे लगी हुई है और अब तक काफी लगभग आधा किलोमीटर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे तक वहाँ पे बर्फ को साफ कर दिया गया है और लगातार वहाँ पे टीमें लगी हैं। और मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इस बार जो केदारनाथ की यात्रा होगी वो विशेष उसको अलग से वहाँ पे सिस्टम तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ केदारनाथ यात्रा है, तो इसलिए प्रशासन ने 2 टीमें अलग से डिवाइड की हैं, तो अलग अलग जो टीमें कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से जिससे लगातार प्रशासन की बैठकें भी हो रही है, तो केदारनाथ यात्रा को बेहद सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संदीप प्रसाद जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक बाघ को राजाजी टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा। अभी तक 4 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व ट्रांसलोकेट किया जा चुका है, जिसमें 2 बाघ और 3 बाघिन हैं। अब एक और बाघ को ट्रांसलोकेट किया जाना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। बाघ को चिन्हित भी कर लिया गया है, जल्द ही उसे ट्रांसलोकेट किया जाएगा। टाइगर ट्रांसलोकेशन जो हमको अनुमति मिला था, उसमें 5 टाइगर्स को 3 फीमेल 2 मेल को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व ट्रांसलोकेट किया जाना था। इसमें ऑलरेडी हमने 4 टाइगर्स को ऑलरेडी ट्रांसलोकेट कर दिए हैं और अभी 5th जो टाइगर है, मेल टाइगर को ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया है। उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करते हुए उसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी जुड़ गए हैं रामनगर से लाइव इस समय। गोविंद, टाइगर को जो ट्रांसलोकेट किया जाना है, एक टाइगर जब जो है उसको ट्रांसलोकेट किया जाने का काम जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है और कब तक उसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा? देखिए, इस तरह से इसको बताना तो संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कॉर्बेट प्रशासन ने इस टाइगर को चिन्हित कर लिया है और इसको चिन्हित करने के बाद उसको जो है ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रैंकुलाइज करने में देखना पड़ेगा कि कितने दिन इनको लगते हैं, क्योंकि जब वाइल्ड की जब बात होती है तो इस तरह से एकदम से डेट फिक्स कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसमें कई दिनों का समय भी लग सकता है, वो 1 दिन में भी काम हो सकता है। हालांकि कॉर्बेट की टीमें अब उस पर काम कर रही हैं और उसमें काम शुरू हो गया है, जल्दी ही उसको पकड़ लिया जाएगा। असल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजाजी की वेस्टर्न पार्ट में जो है टाइगर्स की संख्या कम हो गई थी, जिसको देखते हुए NTCA ने ये निर्णय लिया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इन टाइगर्स को जो है वहां ट्रांसलोकेट किया जाए। तो जिसमें 3 टाइग्रेस हैं और 2 टाइगर हैं। 3 टाइग्रेस और 1 टाइगर को ऑलरेडी ट्रांसलोकेट किया जा चुका है। अब 1 टाइगर है जिसको ट्रैंकुलाइज कर यहां से ट्रांसलोकेट किया जाएगा। जी गोविंद पाटनी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।